प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9 से 12 के लिए व्याकरण में से संधि के दो भेद, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि लेकर आए हैं। आज हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। व्यंजन संधि कहते किसे हैं? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार परिवर्तन, बदलाव, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद क्या आने से? स्वर या व्यंजन। जैसे जगत जमा नाथ, व्यंजन है यहाँ त, और इसके आगे भी क्या है? न भी क्या है? व्यंजन। तो इस न को देखकर ही त भी न बन गया, तो क्या आ गया? जगन्नाथ। फिर है व्यंजन संधि के नियम कि हम किन नियमों के द्वारा व्यंजन संधि को करते हैं। नंबर 1 है किसी भी वर्ग के पहले वर्ण क वर्ण के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे हमारे 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग और त्वर्ग। तो यहाँ परिभाषा को दोबारा से समझेंगे कि संधि का पहला नियम क्या है। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण हो तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे क किस में बदलेगा? ग में, और च ज में, और ट ढ में, और त द में। यानी कि ये सभी क्या हैं? तीसरे वर्ण हैं। प ब में बदल जाएगा। अब हम उदाहरण दिखाते हैं इसके कैसे बदलेगा। दिक जमा अंबर, ये क वर्ग का पहला वर्ण है क, और इसके आगे क्या आ गया? स्वर अ। परिभाषा में क्या बताया था? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न हो। तो यहाँ क्या है? अंत में तो व्यंजन है और आदि में क्या है? अ। और मैंने क्या बताया पहला नियम कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण तीसरे में बदल जाएगा। तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग। अब क में क्या लगा हुआ है? हलंत, यानी कि ये स्वर रहित है। तो हम क के बदले में क्या करेंगे? ग की पाई को हटा देंगे। अब आगे क्या है? स्वर अ, तो ग में अ मिल गया, पूरा ग बन गया। तो क्या आ जाएगा? दिगंबर। ऐसे ही आगे है दिक जमा गज, दिग्गज, दिक जमा विजय, दिग्विजय। और वाक जमा जाल, वागजाल, वाग जमा दान, वागदान, वाग जमा जाल, वागजाल। और अच ये क्या है? दूसरा वर्ग है च, अच जमा अंत, च का च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ज, च छ ज, च किस में बदल जाएगा? ज में बदलेगा। तो क्या बन जाएगा? अजंत। फिर है षट जमा आनन, ट वर्ग का तीसरा वर्ण ढ है और आगे इसको स्वर मिल गया। ड जो हमारा ढ है वो हलंत के साथ आएगा, पर स्वर मिलने से वो पूरा ढा बन गया, सड़ानन। सट जमा दर्शन, सड़ दर्शन। अब यहाँ हमने पूरा ढा नहीं बनाया क्योंकि आगे व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो ट में हलंत लगा हुआ है। इसके बदले हमें ट वर्ग का तीसरा वर्ण क्या लेना है? ढ लेना है और हलंत के साथ। जगत जमाईस, त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ध। जगदीश, और जो ईस के सामने आया स्वर जो आया ये ई मात्रा में बदल जाएगा, जगदीश।
अप जमा ज, प वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है ब, प पर हलंत है तो ब क्या हो जाएगा आधा, अब्ज। तत् जमा रू, त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है द, तद्रूप। तत् जमा भव, तद्भव। उत जमा गम, उद्गम। उत जमा घाटन, उद्घाटन। तो इस प्रकार से आप बच्चों करोगे कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण य अलावा ह में से आ जाए तो पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। तो दूसरा नियम क्या है, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद म या न हो तो क, अंग, च, य, ट, अण और त, न और प, म, यानी कि हमारे 5 ही वर्ग हैं, क वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग और प्वर्ग। तो इनके जो नासिक के व्यंजन हैं ये मैंने 5 यहाँ लिख कर दिखा दिए हैं कि वो कैसे बदलेंगे। जैसे वाक जमा में, इसने क्या कहा है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण और उसके आगे यदि मैं या न आ जाए तो वो उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो वाक जमा में, वांग में। दिक जमा नाग, दिग्नाग, क्योंकि क वर्ग का पंचम वर्ण क्या है अंग। सट जमा मास, ट वर्ग का पंचम वर्ण क्या है अण, तो ट पर हलंत है तो अणा भी यहाँ आधा आएगा, सणमास। षट जमा मुख, षणमुख। जगत जमा नाथ, त वर्ग का पंचम वर्ण न है, जगन्नाथ। उत जमा नयन, उन्नयन, त वर्ग का पंचम वर्ण क्या है न। अप जमा म्य, प वर्ग का पंचम वर्ण ये क्या है म, तो अम्य। तीसरा नियम है व्यंजन संधि का, त के बाद च या छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे कैसे होता है, क्या बताया, त के बाद च, यानी कि यहाँ त है और इसके बाद क्या आ गया च आ गया, तो च का क्या बन जाएगा, इसमें जो इसने बताया छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उत जमा चारण, यदि ता के बाद च या छ है तो उसका च बनेगा, तो यहाँ पर चा है तो ता का क्या बन जाएगा आधा चा, क्योंकि ता पर हलंत है। उच्चारण। उज जमा छिन, उच्छिन। सज जमा चरित्र, सच्चरित्र। सत्य जमा चित्त जमा आनंद, सच्चिदानंद। तो आप दोबारा से समझें कि त के बाद यदि च या छ आ जाए तो त का क्या बन जाएगा च बन जाएगा, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। उज्जमाचारण, तो इस क्या हो गया, ता के बाद च है और ता किसमें परिवर्तित हो गया च में। चौथा नियम है, ता के बाद ज या झ हो तो ता का त का ज हो जाता है। जैसे तत् जमा जनित, क्या बताया, त के बाद ज या झ हो तो त का ज हो जाता है, कि अगर ये त के बाद क्या आ गया ज, और क्या बताया क्या हो जाएगा, त ज हो जाएगा। तज्जनित, विपज जमा जाल, विपज जाल। और जगत जमा जननी, जग जननी। पांचवा नियम है, त के बाद ट ठ हो तो त का ट हो जाता है। जैसे तत् जमा टिका, त के बाद ट या ठ हो तो त भी क्या बन जाएगा ट बन जाएगा, तट्टिका। बृहत् जमा टिका, त के बाद ट है तो त क्या बन जाएगा ट, बृहट्टिका। छठा नियम है, त के बाद ड या ढ हो तो त का ड हो जाता है। जैसे उत जमा डयन, तो त के बाद ड या ढ हो तो त भी क्या बन जाएगा
ड बन जाएगा। जब ये ध्यान रखना है कि त पर हलंत है तो वहां भी ड पर हलंत आएगा। उड्डयन, उत जमा डीन, उड्डीन। 7वां नियम है त के बाद ल हो तो त को ल हो जाता है। जैसे उत जमा लास, त के बाद ल हो तो त क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, उल्लास। तत् जमा लीन, त के बाद ल है तो त क्या बन गया, आधा ल, तल्लीन। 8वां नियम है त के बाद श हो तो त का च और तथा श का छ हो जाता है। जैसे उत जमा शिष्ट, त का क्या बनेगा, च, और श का क्या बनेगा, छ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उत जमा शिष्ट उच्छिष्ट, उत जमा श्वास उच्छ्वास। त का क्या बन गया, आधा च, और श का क्या बन गया, छ। देखो यहाँ आधा श है तो छ पर हमने हलंत लगाया। यहाँ उच्छ्वास, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ हलंत है तो वो हलंत में ही परिवर्तित होगा। तत्जमा शिव, तच्छिव, तो की जगह च आ गया है और सी की जगह छी बन गया, तच्छिव। सत जमा शास्त्र, सत्शास्त्र। 9वां नियम है त के बाद ह हो तो त का द तथा ह का ध हो जाता है। कैसे, उत जमा हरण, तो यहाँ त का हमने क्या बताया क्या होएगा, द हो जाएगा। देखो त पर हलंत है तो द पर भी हलंत आएगा। ह का क्या हो जाएगा, ध, तो क्या बन जाएगा, उद्धरण। उत जमा हार, त का क्या बनेगा, द, और ह का क्या बनेगा, ध, उद्धार। फिर है पत जमा हाथी, त का द और ह का ध, पद्धति। तत् जमा हित, तद्धित। और 10वां नियम है म के बाद कोई स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण हमारे क से म तक, यानी कि जितने भी वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण हैं, क से म तक, तो हो तो म का उसी वर्ग का 5वां अक्षर या अनुस्वार हो जाता है। कैसे, जैसे सम जमा पूर्ण, यानी कि क से म तक इसने कहा है कि पहले क्या हो, म हो, तो वो उसी वर्ग का 5वां वर्ण अनुस्वार बन जाएगा। तो प वर्ग का 5वां अनुस्वार क्या है, म है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आधा म, संपूर्ण। हम इसको बिंदु के रूप में भी लिख सकते हैं। फिर है सम जमा देहे। अब यहाँ देखें द यानी कि ये त वर्ग का तीसरा वर्ण है और त वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, न है, तो म की जगह क्या आ जाएगा, न, संदेहे। सम जमा कल्प, क वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, अंग, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संकल्प, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, संकल्प। धनम जमा च, च वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, य, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, म की जगह क्या आ जाएगा, च वर्ग का पंचम वर्ण आ जाएगा। म पर हलंत है इसलिए हमने इसको भी स्वर रहित कर दिया है, धनज्य, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ दिखाया गया है कि क वर्ग का पंचम वर्ण ये है, च वर्ग का पंचम वर्ण ये है, ट वर्ग का पंचम वर्ण ये है, त वर्ग का पंचम वर्ण ये है, और प वर्ग का पंचम वर्ण ये है, कि म के बाद कोई स्पर्श वर्ण क से म तक हो और म का उसी वर्ग का 5वां अक्षर या अनुस्वार हो जाता है। 11वां नियम है म के बाद अंतस्थ य र लव तथा ऊष्म श स ह वर्ण हो तो म का सदैव अनुस्वार ही होता है। जैसे सम जमा लगन, अब यहाँ बता दिया य र लव या स ह कोई भी आ जाए म के सामने तो वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार, यानी कि बिंदु में बदलेगा। सम जमा लगन, संलगन, सम जमा वाद, संवाद, सम जमा यम, संयम, सम जमा रक्षक, संरक्षक। 12वां नियम है री, र,
श के बाद न का अणा हो जाता है। क्या बताया है? री र और श के बाद न का अणा हो जाता है, भले ही उनके बीच में किसी भी स्वर, व्यंजन या अनुस्वार भी हो, फिर भी वो न का अणा ही होगा और उसका लोप हो जाएगा। जैसे भूस जमा अन, भूषण, यानी कि यहाँ पर किसका लोप हो गया? स्वर का। री जमा न, ऋण। राम जमा अयन, रामायण। अब ये अ तो आ की मात्रा में बदल गया है। प्र जमा मान, प्रमाण। तो क्या बताया 12वें नियम में? री र श के बाद न का अणा हो जाता है। 13वां नियम है छ से पूर्व कोई स्वर होने पर, छ से पूर्व कोई स्वर होने पर दोनों के बीच में छ से पहले च जुड़ जाता है। जैसे इसने क्या कहा है? छ से पूर्व, छ यानी कि छ है, इससे पूर्व कोई स्वर यानी कि ये मात्रा है, तो वो क्या है? कोई स्वर होने पर दोनों के बीच में छ से पहले च जुड़ जाता है। परिजमा छेद, परिच्छेद। विजमा छेद, विच्छेद। वट जमा छाया, वट छाया। आ जमा छादन, आच्छादन। तो क्या है? छ से पहले कोई भी स्वर होने पर दोनों के बीच में छ से पहले च जुड़ जाता है। अब 14वां नियम है स से पहले अ आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो स का श हो जाता है। जैसे वी जमा स, इसने क्या कहा है? केवल आ को छोड़ के, यानी कि 11 स्वर हैं हमारे, आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो स का ये षटकोण वाला श बन जाता है। तो यहाँ पर ई है, ई, ई, इसके पहले क्या आ गया? ई, और यहाँ क्या है? स, तो क्या बन जाएगा? विषम। सु जमा सुप्ति, ऊ आ गया ना, तो क्या बन गया? सुसुप्ति। 15वां नियम है हार स्वर, यानी कि ई ऊ। हार स्वर हमारे कौन से हैं? ई ऊ। स्वर के बाद आने पर र से परे यदि र हो तो हर्स्व का दीर्घ होकर पहले का र का लोप हो जाता है। कैसे? जैसे निर्जमा रफ। अब इसने क्या कहा है? हार्सु स्वर के बाद। हार्स स्वर हमारा क्या है? ना पर छोटी की मात्रा है, तो ये ई था। तो क्या बताया इसने कि जो हर स्वर है वो तो दीर्घ हो जाएगा और पहले र का लोप हो जाएगा। जैसे यहाँ पहले र का लोप हो गया है और ना पर बड़ी की मात्रा आ गई, दीर्घ हो गया। नीर्व, निर्जमा रस, नीरस। तो बच्चों ये थी हमारी व्यंजन संधि और स्वर संधि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम करते हैं संधि का तीसरा भेद, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि कहते किसे हैं? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे ये विसर्ग है जमा र, तो क्या बन जाएगा? ओ। जैसे मन है जमा रथ, यानी कि न में आ तो मिला हुआ है, अहा बन गया और उसके आगे क्या है? र, तो ये किस में बदल जाएगा? ओ में, मनोरथ। विसर्ग संधि के भी नियम हैं। पहला नियम है विसर्ग से पूर्व यदि अ और बाद में भी अ या किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या यर अलावा ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे मैंने यहाँ भी दिखाया कि अह के बाद यदि अ तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यर अलावा ह, तो ये सब किसमें बदल जाएंगे? ओ में बदल जाएंगे। मन है जमा अनुकूल, मनोकुल, मनोनुकुल। तो यहाँ क्या था? अह और इसके सामने क्या आ गया? अ, तो किसमें परिवर्तित हो गया? ओ, जैसा कि यहाँ भी बताया गया है। शिर है जमा धार्य, शिरोधार्य। अह जमा ध, क्या बन गया? ओ, और चौथा
वर्ण है। यहाँ जिक्र हुआ था तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए तो वो ओ में बदल जाता है। मन है जमा योग मनोयोग, मन है जमा बल मनोबल, ये क्या है? तीसरा वर्ण है। मन है जमा रथ, यहाँ ये बताया यार अलावा, मन है जमा रथ तो मनोरथ, मन है जमा हर मनोहर, मन है जमा वेग मनोवेग। तो विसर्ग संधि का दूसरा नियम क्या है? विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यार अलावा ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे केवल अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और किसी भी व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यानी कि किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और यार अलावा ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। निह जमा बल, देखो अब ये तीसरा वर्ण है ब और विसर्ग का क्या वर्ण गया? र, निर्बल। दुह जमा जन, ये च वर्ग का तीसरा वर्ण है, विसर्ग का क्या वर्ण गया? र, दुर्जन। आसीय जमावाद आशीर्वाद, और इसने बताया था ना कि वै य रै लै वह में से कोई भी आ जाए तो विसर्ग के रै में बदल जाएंगे। दुह जमा उपयोग दुरुपयोग, तो विसर्ग संधि का तीसरा नियम क्या है? विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह जमा चल निश्चल, निह जमा छल निश्चल, दुह जमा शासन दुशासन। फिर है विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नह जमा ते, इसने क्या कहा है? विसर्ग के बाद त या स हो तो वो किस में बदलेगा? स में बदलेगा। नह जमा ते नमस्ते, क्या बदलेंगी? विसर्गे स में बदल जाएंगी। निह जमा संतान निसंतान, दुह जमा साहसी दुस्साहसी। अगला नियम है विसर्ग से पहले ई उ हो और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग श में बदल जाती हैं। जैसे चतुह जमा पात चतुष्पात, निह जमा कपट निष्कपट, निह जमा फल निष्फल, निह जमा पाप निष्पाप, दुह जमा कर दुष्कर। अगला नियम है विसर्ग से पहले अ आ हो तथा बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्गों का लोप हो जाता है। अतः जमा एव अतएव, इसने क्या कहा है? विसर्ग से पहले ए आ हो तथा बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्गों का लोप हो जाता है। तो अतः त में अ मिला हुआ है और इसके सामने क्या आ गया? कोई भी भिन्न स्वर आ गया तो विसर्ग का क्या हो गया? लोप हो गया। ततः जमा ऐ ततेव। अगला नियम है विसर्ग के बाद यदि र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है तथा पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निह जमा रो, तो इसने क्या कहा कि पहले का स्वर यानी कि न पर छोटी की मात्रा है तो ये दीर्घ हो जाएगी, बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी, विसर्ग के हट जाएंगी तो क्या बन जाएगा? निरोग, और निह जमा रस नीरस। तो बच्चों ये था हमारी संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। धन्यवाद।